नेस्ले एक ऐसा ब्रांड जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। चाहे सुबह की कॉफी हो, 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी हो या फिर मंच और किटकैट जैसी चॉकलेट्स, कहीं न कहीं नेस्ले के प्रोडक्ट से हमारा सामना हो ही जाता है। और बेबी फूड्स में तो इसकी बादशाहत ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेस्ले के पास करीब 2000 ब्रांड्स के 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि हर एक को बताने बैठे ना तो शायद दिन ही खत्म हो जाए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी पर लाखों मासूमों की मौत का इल्जाम भी है? वैसे तो ये ब्रांड दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन इसकी कहानी इतने अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है ना कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। पानी के लिए लोगों को तड़पाना, नई माओ को ऐसी सिचुएशन में डालना कि उनका ब्रेस्ट मिल्क ही बंद हो जाए, और फिर मैगी वाले पूरे कांड की कहानी तो शायद आपको पता ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेस्ले कंपनी की उस कहानी को जो शुरू तो बहुत नेक काम के लिए किया गया था, लेकिन फिर ये ऐसे रास्तों पर भटक गया कि लोग इससे नफरत करने लगे और दोबारा प्यार भी। कंफ्यूज मत होइए, चलिए प्रॉपर समझने के लिए हम पूरी कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, नेस्ले की स्टोरी स्टार्ट होती है आज से करीब 210 साल पहले 10 अगस्त 1814 को, जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हेनरी नेस्ले का जन्म हुआ था। उनके फादर एक साधारण से ग्लास मेकर थे और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसीलिए बहुत छोटी उम्र में ही हेनरी ने तय कर लिया था कि वो अपने पिता और भाइयों की तरह फैमिली बिजनेस का हिस्सा न बनकर कुछ अलग करेंगे। जिसके बाद से वो जे स्टिन के अंडर काम करने लगे, जो कि फ्रैंकफर्ट में ही एक फार्मेसी चलाते थे। हेनरी ने वहाँ 4 सालों तक काम किया और इस दौरान उन्होंने कई तरह की फार्मास्यूटिकल और केमिकल नॉलेज हासिल की, जो कि आगे चलकर उनके काफी काम आई। फार्मेसी छोड़ने के बाद से हेनरी अपने कुछ अननोन पर्सनल रीजंस की वजह से जर्मनी को छोड़कर स्विट्जरलैंड में माइग्रेट कर गए, और इस नए देश में आकर हेनरी खाना खाने के बाद पी जाने वाली एक स्पेशल शराब बनाकर बेचने लगे। लेकिन इस लिकर को मार्केट में कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने विनेगर्स, रम और फर्टिलाइजर्स भी बनाए, लेकिन उन बिजनेसेस के साथ भी वही हुआ जो कि इनके लिकर बिजनेस के साथ में हुआ था। उसी टाइम पीरियड में यूरोप के अंदर बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली उन बच्चों में जिन्हें उनकी माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती थी, और ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते थे। अब जब हेनरी ने इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करनी शुरू की तो वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि ऐसे केसेस में डेथ रेट्स काफी हाई थे। और उन्हें ये आंकड़ा देखकर ज्यादा बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि काफी कोशिशों के बाद उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में वो दूसरे बच्चों की सेफ्टी को लेकर और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए। और फिर काफी सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह ब्रेस्ट फीडिंग का एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाएंगे जिससे लाखों बच्चों की जान बचाई जा सके। इसी सोच के साथ हेनरी ने ब्रेस्ट मिल्क पर स्टडी करना शुरू किया और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी समय तक ये एक्सपेरिमेंट असफल रहे थे। असल में हेनरी के पास रिसोर्सेज और पैसों की काफी कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इधर उधर से किसी तरह पैसे इकट्ठे करने के साथ लगातार रिसर्च करते रहे। और फिर आखिरकार 1867 में उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया जो कि ब्रेस्ट मिल्क का अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता था। हेनरी ने इस फॉर्मूला को गाय का दूध, आटा और चीनी जैसी चीजों को एक साथ मिलाकर बनाया था। उन्होंने अपने दोस्त जिन बाल्थासर, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन के साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर व्हीट फ्लोर से एसिड और स्टार्च को हटा दिया ताकि बच्चे इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। इस फार्मूला को फेरिन लैक्टे का नाम दिया गया और इसे बेचने के लिए उन्होंने नेस्ले नाम की एक कंपनी बनाई। अब दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसे बेचा कैसे जाए, क्योंकि एक तो ये कंपनी नहीं थी, ऊपर से जर्मनी के फेमस साइंटिस्ट जस्टिन वॉन ने भी कुछ समय पहले एक ऐसा ही बेबी फार्मूला बनाया था जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, और इस वजह से लोग उसे डेडली सूप फॉर बेबीज कहने लगे थे। बेबी फार्मूला को लेकर मार्केट में डर का माहौल था, जो कि नेस्ले की परेशानियां बढ़ाता ही जा रहा था। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी की किस्मत ही बदल गई। असल में कुपोषण का शिकार हुआ एक प्रीमेच्योर बेबी बहुत ही नाजुक हालत में था, और क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उस बेबी को फेरिन लैक्टे दिया जाने लगा। सरप्राइजिंगली धीरे धीरे करके उस बच्चे की हालत में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, जिसे देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान थे, क्योंकि पहले उन सभी ने ही हाथ खड़ा कर दिया था। बस इस घटना के बाद से ही फेरिन लैक्टे के सुनहरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि खुद डॉक्टर्स ने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग डेज में ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही बिकता था, लेकिन धीरे धीरे यूरोप के बाकी देशों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी। और फिर इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हेनरी को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी पड़ी।
अब कुछ टाइम के बाद हेनरी ने देखा कि लोगों के लिए ताजे दूध को लंबे समय तक सेफ रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था, क्योंकि उस टाइम पर रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसे में दूध बहुत जल्दी फट जाता था। और फिर इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए नेस्ले ने कंडेंस्ड मिल्क बनाया, जिसमें दूध को एक फिक्स टेम्परेचर पर हीट करके गाढ़ा किया जाता है ताकि उसके अंदर मौजूद पानी जल जाए। इसके बाद उसमें शुगर मिलाकर इसे प्रिजर्व किया जाता है, जिससे कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होता था। हेनरी का ये इनोवेशन न सिर्फ लोगों के इस प्रॉब्लम का सलूशन बना, बल्कि इसने नेस्ले की पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और इस तरह से कुछ ही सालों में हेनरी एक फेल्ड बिजनेसमैन से स्विट्जरलैंड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन इस टाइम तक हेनरी बहुत बूढ़े हो चुके थे, और क्योंकि उनका अपना कोई वारिस भी नहीं था, इसीलिए 1875 में उन्होंने ये कंपनी अपने 3 एसोसिएट्स को बेच दी, जो कि स्विट्जरलैंड के लोकल बिजनेसमैन थे। अब दोस्तों, हेनरी नेस्ले ने अपनी कंपनी की शुरुआत बच्चों के लिए न्यूट्रिशन और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट बनाने के इरादे से की थी, लेकिन जब कंपनी नए मालिकों के हाथ में गई तो फिर इसका स्ट्रेटेजिक फोकस बदल गया। नए ओनर्स का लक्ष्य था कंपनी का ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, जिस वजह से नेस्ले का मेन पर्पस सिर्फ बच्चों की न्यूट्रिशन तक सीमित न रहकर एक प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी में बदल गया। अब व्यापार बढ़ाने के इसी इरादे से साल 1905 में नेस्ले को एंग्लो स्विस नाम के एक राइवल बिजनेस के साथ में मर्ज कर दिया गया, जिससे कंपनी की रीच यूएस, यूके, स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। इसी दौरान 1912 में नेस्ले इंडियन मार्केट में भी एंटर कर गया, जहां इसने अपने बेबी फूड से लेकर कई दूसरे तरह के पैकेज्ड फूड भी लॉन्च किए। अब कंपनी एक तरफ काफी तेजी से ग्लोबल मार्केट में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुका था। इस युद्ध की वजह से यूरोप में फ्रेश मिल्क की भारी कमी होने लगी और लोग तेजी से कंडेंस्ड मिल्क पर डिपेंडेंट होने लगे। ऐसे में कई देशों की सरकारों ने अपने सैनिकों के लिए नेस्ले से बड़े पैमाने पर कंडेंस्ड मिल्क की डिमांड करनी शुरू कर दी। हालांकि नेस्ले के सामने भी सेम वही समस्या थी जो कि आम जनता को झेलनी पड़ रही थी, मतलब कि फ्रेश मिल्क मिल ही नहीं रहा था। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही नेस्ले ने अमेरिका में कई सारी फैक्ट्रीज खरीदी, ताकि वहां अवेलेबल फ्रेश मिल्क से कंडेंस्ड मिल्क का प्रोडक्शन किया जा सके। इस तरह से कंपनी का प्रोडक्शन कुछ ही समय में 2 गुना हो गया और युद्ध के दौरान नेस्ले ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर मार्केट में फ्रेश मिल्क फिर से मिलने लगा, जिसकी वजह से नेस्ले की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होने के चलते कंपनी कर्ज में डूबने लगी थी। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए नेस्ले ने अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल 1920s में कंपनी ने कई तरह के चॉकलेट्स और पाउडर बेवरेजेस को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि नेस्ले को असली सफलता तो तब मिली जब उसने 1930s में नेस्कैफे को लॉन्च किया, जो कि एक इंस्टेंट कॉफी पाउडर था। असल में नेस्कैफे के आने से पहले कॉफी बनाना बहुत झंझट भरा काम हुआ करता था। पहले बीन्स को रोस्ट करो, फिर उसे ग्राइंड करो, ब्रू करो और तब जाकर 1 कप कॉफी नसीब होती थी। लेकिन नेस्कैफे की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इससे कॉफी बनाना बहुत आसान हो गया। सिर्फ इसे पानी या दूध में मिक्स करिए और फिर कॉफी तैयार हो गया। नेस्कैफे ने दुनिया में न केवल कॉफी पीने के तरीके को बदला, बल्कि ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसने नेस्ले की डूबती हुई फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबलाइज करने में भी काफी मदद की। कंडेंस्ड मिल्क की तरह ही दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान नेस्कैफे की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये कॉफी न सिर्फ जल्दी तैयार हो जाती थी, बल्कि मुश्किल हालातों में सोल्जर्स की एनर्जी को भी बूस्ट करती थी। इसी वजह से दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी 1938 से 1945 के बीच में नेस्ले की टोटल सेल्स इंक्रीज होकर $125 मिलियन तक पहुंच गई थी, और ये नंबर उस टाइम पर बहुत ज्यादा बड़ा होता था। अब एक तरफ ग्लोबल लेवल पर तो नेस्ले खूब कमाल दिखा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मार्केट में उसके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया था। एक्चुअली नेस्ले ने सबसे पहले इंडिया में मिल्क प्रोडक्ट्स और बेबी फूड आइटम्स को लॉन्च किया था, लेकिन उस समय ज्यादातर लोग ताजे दूध और होममेड फूड्स पर निर्भर थे। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का चलन यहाँ ना के बराबर था। ऐसे में नेस्ले के लिए इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। इसीलिए नेस्ले ने सबसे पहले हाइजीन और न्यूट्रिशन अवेयरनेस पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने कई कैंपेन चलाए, जहां वो कंज्यूमर्स को समझाते थे कि पैकेज्ड फूड्स न सिर्फ कन्वीनियंट है, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी सेफ और बेनिफिशियल है। इस तरह के कैंपेन्स की वजह से पैकेज्ड फूड पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा और इंडियंस भी अब नेस्ले के प्रोडक्ट्स को अपनाने लगे, खास करके बेबी फूड्स जैसे कि लैक्टोजन और सेरेलैक, क्योंकि हमारे देश में भी बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत आम थी।
अब 1970s में एक तरफ तो नेस्ले फ्रोजन फूड, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक जैसे फील्ड में डाइवर्सिफाई कर रहा था, पर इसी दौरान कंपनी ने लालच में आकर ऐसा काम कर दिया जिससे कि लाखों बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। एक्चुअली हुआ ये कि जैसे ही मेडिकल साइंस एडवांस हुआ, तब कई सारे स्टडीज में ये साबित हो गया कि बच्चों के लिए माँ के ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं होता। अब नेस्ले का बेबी फार्मूला भले ही ब्रेस्ट मिल्क का एक अच्छा अल्टरनेटिव था, लेकिन फिर भी लोगों के एजुकेट होने के साथ इसकी डिमांड कम होने लगी और बेबी फार्मूला से आने वाला रेवेन्यू भी काफी कम हो गया। इससे परेशान होकर नेस्ले ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनके बेबी फार्मूला को वो लोग भी खरीदने लगे जो कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करा सकते थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसे एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि उनका ये फार्मूला बच्चों के लिए माँ के दूध से भी ज्यादा बेहतर है। खैर, इनका ये स्कैंडल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक ही नहीं रुका, बल्कि ये डॉक्टर्स को भी पैसे देने लगे ताकि वो माओ को बता सके कि नेस्ले का बेबी फार्मूला ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा फायदेमंद और सेफ है। इस तरह के मैनिपुलेशंस की वजह से वो माएँ जो कि अपना दूध पिला सकती थी, वो भी बेबी फार्मूला पर स्विच करने लगी, जिसके चलते बच्चों में इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया। और दोस्तों, पता है नेस्ले यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इस स्ट्रैटेजी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसने अफ्रीका और एशिया में भी बड़े लेवल पर कैंपेन शुरू कर दिए। इसके लिए इन्होंने सेल्स वुमन को नर्सेस की तरह ड्रेसअप किया, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर मैटरनिटी वार्ड्स में माओ से मिलती और उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग छोड़कर नेस्ले का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए कन्विंस करती थी। इन सेल्स वुमेन्स को कमीशन पर रखा गया था, यानी कि जितना ज्यादा फार्मूला वो बेचेंगी उतना ही ज्यादा पैसे कमाएंगी, और इसी वजह से वो बहुत ही एग्रेसिवली इस फार्मूला को सेल करने लगी। नेस्ले ने इन फेक नर्सेस को कुछ सैंपल्स भी दे रखे थे, जिसे कि वो नई माओं को फ्री में ही दे दिया करती थी। ऐसे में जब तक वो सैंपल खत्म होता था, तब तक माँ का दूध नेचुरली प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाता था। ऐसे में उनके पास नेस्ले का महंगा प्रोडक्ट खरीदने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता था। नेस्ले के इस धोखे का सबसे बड़ा नुकसान उन देशों में देखने को मिला जहाँ पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग गंदे पानी में ही बेबी फार्मूला मिक्स करके बच्चों को देने लगे थे। इसीलिए बच्चों में डायरिया और कई तरह की बीमारियां फैल गई। इसके अलावा कुछ लोग जो गरीब परिवार से थे और बेबी फार्मूला अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो फार्मूला पाउडर को पतला करके इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि बच्चों को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था और वो कुपोषण का शिकार हो जाते थे। यानी कि जिस समस्या को खत्म करने के लिए हेनरी नेस्ले ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, आज वही कंपनी इस समस्या के होने का सबसे बड़ा रीजन बन गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नेस्ले की उन झूठी फार्मूला मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से लाखों बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, और ये सिलसिला शायद आज भी जारी रहता अगर 1973 में न्यू इंटरनेशनलिस्ट नाम की एक मैगजीन नेस्ले की इस घिनौनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पर्दाफाश नहीं करती। इसके अलावा 1974 में ब्रिटिश एनजीओ वॉर ऑन वांट ने एक बुकलेट पब्लिश की थी जिसका नाम था द बेबी किलर। इस बुकलेट ने डेवलपिंग कंट्रीज में नेस्ले के बेबी फार्मूला की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें बताया गया था कि नेस्ले ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए कि लोग ब्रेस्ट फीडिंग से दूर होने लगे। इसके कुछ समय के बाद से द बेबी किलर का जर्मन ट्रांसलेशन किया गया और इसे नेस्ले किल्स बेबीज के नाम से पब्लिश किया गया, जिससे कि कंपनी के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश पैदा हो गया। इसके जवाब में नेस्ले ने पब्लिशर्स पर स्विट्जरलैंड में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और 2 सालों तक केस लड़ने के बाद अदालत ने नेस्ले के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे कानूनी तौर पर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी कर दिया। लेकिन अजीब बात तो यह है कि अदालत ने उन पब्लिशर्स पर 300 स्विस फ्रैंक्स यानी कि लगभग $400 का जुर्माना लगाया जिन्होंने नेस्ले के खिलाफ लिखा था। हालांकि नेस्ले ने कानूनी जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन मुकदमे और विवाद के चलते उनकी ग्लोबल रेप्यूटेशन को गहरा धक्का लगा था। नेस्ले के अनएथिकल मार्केटिंग टैक्टिक्स के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए और कई देशों में इसके प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जाने लगा। इस कंट्रोवर्सी के बाद से नेस्ले को अपनी इमेज सुधारने के लिए कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने पड़े। इसने ग्लोबल लेवल पर कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें साफ पानी और बेहतर हेल्थ सर्विस को प्रमोट किया गया। इन कदम के जरिए नेस्ले ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो न सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नेस्ले ने WHO के द्वारा जारी इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स का पालन करने का भी संकल्प लिया, और इस कोड के तहत कंपनी को ये बताना जरूरी था कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए सबसे अच्छा है और इसे फार्मूला मिल्क से बेहतर समझा जाए। अब जब इस मामले की आग शांत हो गई तो 1983 में नेस्ले ने भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च किया,
जिसने कि इंस्टेंट फूड के सेक्टर में एक नया बदलाव लाने का काम किया। उस समय भारत में नूडल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, इसीलिए नेस्ले ने इंडियन कस्टमर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए खूब मार्केटिंग की। कुछ ही समय में मैगी पॉपुलर होने लगी, खास तौर से बड़े शहरों में जहां महिलाएं बाहर निकलकर काम पर जाया करती थी। उस समय उन्हें एक ऐसे फूड ऑप्शन की जरूरत थी जो कि झटपट बन जाए और बच्चे भी उसे पसंद से खा लें। हालांकि अपने बेहतरीन स्वाद और शानदार मार्केटिंग की वजह से जल्द ही मैगी बड़े शहरों से निकलकर देश के हर कोने में पहुंच चुकी थी और भारत में तो इसे इतना पसंद किया गया कि लगातार 3 दशकों तक इसकी कामयाबी को ही कोई नहीं छू सका। लेकिन फिर 2015 में अचानक कुछ ऐसा बवाल हुआ कि सरकार ने न सिर्फ मैगी को इंडिया में बैन कर दिया, बल्कि उस पर 640 करोड़ रुपए का भारी भरकम फाइन लगाया गया। पर गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, इसे जानने के लिए हमें 2015 में जाना होगा। लेकिन उससे पहले भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि 2013 में नेस्ले पर आरोप लगे कि वो पाकिस्तान के गांव और छोटे शहरों में ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। एक्चुअली कंपनी इस पानी को निकालकर अपनी फैक्ट्रीज में प्यूरिफाई करती थी और बॉटल्ड वाटर के रूप में बेचती थी। इसके चलते ग्राउंड वाटर लेवल काफी तेजी से नीचे गिरने लगा और लोग महंगा बॉटल्ड वाटर खरीदने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये समस्या सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कैलिफोर्निया और मिशिगन में भी नेस्ले ने पानी की भारी कमी के बावजूद इसे लार्ज स्केल पर निकाल कर बेचना शुरू कर दिया था। इस चीज को लेकर दुनिया भर में नेस्ले को काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन कभी भी कंपनी के ऊपर बहुत बड़े लेवल की कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ इंडिया में नेस्ले अपनी मैगी को धड़ल्ले से बेच रहा था और हर थोड़े समय में इसके नए नए फ्लेवर्स लॉन्च कर देता था। लेकिन मई 2015 में जब यूपी के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मैगी का सैंपल टेस्ट किया तो पाया कि उसमें 17.2 ppm लीड थी, जबकि भारत में इसकी तय सीमा सिर्फ 2.5 ppm है। साथ ही कंपनी दावा करती थी कि उनके पैकेजिंग में MSG यानी कि मोनोसोडियम गुलामेट का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि टेस्ट में इसकी भी उपस्थिति पाई गई थी। सिंपल टर्म में अगर बात करें तो ये एलिमेंट्स बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। साथ ही इन्हें खाने के बाद लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों की सरकार ने मैगी को तुरंत बैन कर दिया। और दोस्तों, बाद में ये मामला इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश में ही मैगी को बैन करना पड़ गया। साथ ही कंपनी पर लीगल एक्शन लेते हुए 640 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि लोगों में इस केस को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई कि वो ऐसी चीजों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं जो कि लोगों की जान के लिए घातक है। इस तरह के लीगल बैटल्स, बढ़ते विवाद और लगातार क्रिटिसिज्म के चलते नेस्ले को अपनी सारी मैगी नूडल्स मार्केट से वापस मंगवानी पड़ी और इससे उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन कंपनी ने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद नेस्ले ने अपने इंग्रेडिएंट्स में बदलाव करके 30 नवंबर 2015 को इंडिया में मौजूद अपने सभी 5 प्लांट्स पर मैगी का प्रोडक्शन फिर से शुरू करा दिया। इस बार मैगी की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर बहुत हाई लेवल के चेक्स किए गए और यह इंश्योर किया गया कि मैगी में किसी भी हानिकारक सब्सटेंस की मिलावट ना हो। मार्केटिंग में री एंट्री के बाद कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अब मैगी पहले से भी बेहतर हो चुकी है। और दोस्तों, कंपनी के इन एफर्ट्स की वजह से लोग कुछ ही समय में फिर से मैगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इस तरह से नेस्ले ने अपनी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, क्रिटिसिज्म का सामना किया और लीगल बैटल्स भी फेस किए, फिर भी आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। लेकिन सवाल है कि कैसे? असल में दोस्तों, नेस्ले भले ही एक बहुत ही रिच कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे और एडवर्टीजमेंट की वजह से ही इसके प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं। कंपनी ने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जो कि वाकई क्वालिटी में बेहतरीन हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से ही नेस्ले के प्रोडक्ट आज दुनिया के लगभग हर कंट्री में ही आपको मिल जाएंगे।